अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो लास्ट क्लास के अंदर आपने अटेंडेंस लगाई थी मैम। जी जी। मैम मैं ना सारी क्लास में एक्टिव रहा था, बस लास्ट में मैंने एक्टिव हो गया था तो मुझे पता भी नहीं चला अटेंडेंस का। और सेकेंडली ये भी नहीं पता चला था कि आपने कोई अनाउंसमेंट वगैरह की हो अगर। नहीं, अनाउंसमेंट तो मैंने ऐसा कुछ नहीं की थी। मैम पर मैं जैसे आपके ऑफिस भी अटेंड आया था लेकिन मैं मिल नहीं सका था। बच्चे अटेंडेंस तो आपकी ओवरराइट हो चुकी है। मैंने दूसरा लेक्चर ऐड कर दिया, तो पिछली अटेंडेंस जो है ना उसको मैं अब चेंज नहीं कर सकती। ओके मैम, वैसे मैंने ईमेल भी किया था मैम आपको, चलें कोई बात नहीं मैम। मैम अभी टेनिस हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। चलिए जी, हम बिग डेटा के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, आप लोगों का LMS इनेबल हो गया? बाकी कोर्सेज रजिस्टर हो गए? क्योंकि मुझे अभी तक शो नहीं हो रहा है LMS पे। मैम आपकी आवाज कम आ रही। नो मैम, अभी तक नहीं हुए हमारे कोर्सेज रजिस्टर। अच्छा जी। अच्छा, किसका माइक ऑन है? हम लोग IBM के स्मार्ट मीटर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से IBM ने स्मार्ट मीटर्स को लॉन्च किया था, और वो क्या करते थे, स्मार्ट मीटर्स के कंज्यूमर की जितनी भी बिजली कंज्यूम होती थी उसका ट्रैक रखते थे और डेटा जनरेट करते थे एवरी 15 मिनट्स। और ये अगर आप देखो तो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा इकट्ठा हो जाता है अगर आपके पास मिलियंस ऑफ इसके यूज़र्स हों। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर हर 15 मिनट बाद मिलियंस ऑफ मीटर्स जो है वो डेटा जनरेट करते थे। तो लेकिन इन स्मार्ट मीटर्स का फ़ायदा क्या हो रहा था हमें कि कंज्यूमर को ये साथ साथ बता रहे थे कि आप कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया को ये बता रहे थे कि किस टाइम हमारा पीक टाइम होता है, तो आप मशीनरी को इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उस टाइम कंज्यूमर्स को बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस टाइम बिजली जो होती है जब क्योंकि ज़्यादा जनरेट हो रही होती है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इंडस्ट्रियल वालों को, इंडस्ट्री एरिया वालों को कहा गया था कि आप पीक, जब ऑफ पीक टाइम हो तब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो IBM के मीटर्स थे उन्होंने क्या किया था कि आपके जो कंज्यूमर को बताना शुरू किया था कि आप कितनी ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो किस तरीके से आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ रिजॉल्वेबल चीज़ है तो किस तरीके से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। जो आपके स्मार्ट मीटर्स है उसके ऊपर ना हर चीज़ मेंशन होती है, या अगर आपका जैसे लॉगिन आईडी बना है तो उसके ऊपर वो साथ साथ डिटेल आपकी भेजते रहते हैं, ताकि कंज्यूमर को लगता रहे कि वो कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है और किस किस टाइम वो ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है, और किस टाइम उसको अप्लायंसेस, जो हैवी अप्लायंसेस हैं, वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है जी। IBM ने, एक तो हमारे पाकिस्तान में खैर स्मार्ट मीटर्स इस तरह के नहीं है अभी तक, जो कि IBM ने सिर्फ लॉन्च किए थे, ये आई गेस अमेरिका की साइड पे, या कुछ जहाँ जहाँ IBM सक्सेसफुल है वहाँ वहाँ सिर्फ। उसके बाद हमने देखा था कि बिग डेटा हमारी हेल्थ केयर में बड़ा अच्छा साबित होता है। आपके पास क्या होता है कि सारे के सारे पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा होता जाता है, और उसके अंदर हर मैम पेशेंट आपकी से आवाज बहुत कम आ रही है। बच्चों बाकी सबको भी कम आ रही है मेरी आवाज़? नो मैम। नो मैम। तो बच्चे अपना ना वॉल्यूम लैपटॉप का या जो भी यूज़ करें उसको ऊंचा कर लें। अच्छा जी।
हेल्थ केयर में क्या होता था कि जो पेशेंट्स आते थे, पेशेंट्स का सारे के सारे पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा करके रख लिया जाता है, ठीक है। और पेशेंट्स की सारी हेल्थ कंडीशन जो होती है वो भी आपकी स्टोर हो जाती है। अब जब आपको आगे ज़रूरत पड़ती है, कोई इस तरह का केस आता है, तो हिस्ट्री से वो पेशेंट्स की हेल्थ हिस्ट्री जो कि इससे रिलेटेड होती है, जो नया पेशेंट आया है, वो उठाई जाती है, उनको एनालाइज किया जाता है। और अगर कोई हेल्थ फेलियर वो एनालाइज करते हैं कि इस तरह का पेशेंट पहले भी हमारे पास आए थे और उनको कोई ना कोई हेल्थ फेलियर डिटेक्ट हो गई थी, तो इसका मतलब है ये जो नया पेशेंट आया उसको भी सेम चीज़ ही है, तो इसका मतलब है वो भी कहीं ना कहीं जाके इसकी भी हेल्थ फेलियर अकर कर सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो पहले से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक है। गूगल ने भी क्या किया था, प्रिडिक्ट करना शुरू किया था कि कहाँ कहाँ जो आपके फ्लू है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा उसकी आउटब्रेक हो जाती है, और जहाँ पर उसकी आउटब्रेक ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर थ्रॉट का जो आपका गला है वो भी उसकी भी इन्फेक्शन या ईयर इन्फेक्शन भी हो सकती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रिडिक्ट करता है ना गूगल, वो आपके पुराने डेटा से करता है कि कहाँ पर पहले इस तरह से फ्लू फैला था और कितने ज़्यादा लोगों को ईयर इन्फेक्शन हुई थी और किस किस सिम्टम्स जिसने शो किए थे तब जाके उसको ईयर इन्फेक्शन हुई थी। फिर वो इस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं, और जहाँ पर गूगल पे ज़्यादा सर्च किया जाता है कि फ्लू रिलेटेड टर्म, तो गूगल प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ पर फ्लू की आउटब्रेक होने वाली है या हो चुकी है। इसके अलावा जो आपके कंपनीज़ हैं जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ या इस तरह के, उसमें फ्रॉड वगैरह डिटेक्शन के लिए भी आपका बिग डेटा बड़ा इस्तेमाल होता है। बिग डेटा के अंदर सारे के सारे आपका हिस्टोरिकल डाटा बड़ा होता है। कंपनीज़ जो कि फ्रॉड को फेस करती हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड कंपनीज़, इस तरह से वो सारी की सारी क्या करती हैं, जहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा हो रहा था उस एरिया की ट्रैक रखती हैं। और अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी, एक कंज्यूमर है जो कि चीज़ों को बाय करता है डिफरेंट वे में, उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, और जो उसका फ्रॉड वाला बंदा है जिसने उसके क्रेडिट कार्ड की कॉपी बनाई हुई है, वो उसको थोड़े डिफरेंट पैटर्न पे चीज़ें बाय करता है, तो उनको कंपनी वालों को फौरी तौर पे डिटेक्ट हो जाता है कि ये कोई पैटर्न से हट के चीज़ हुई है, तो इसको हमें कंफर्म करना चाहिए कि बायर ही बाय कर रहा है जो हमारे क्रेडिट कार्ड का ओनर है या कोई और है, ठीक है। उसके असल में बाइंग पैटर्न को सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस एरिया के बारे में जो हिस्ट्री है, वो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बारे में, वो गेट कर लिया जाता है और उसकी बेस पे एनालाइज किया जाता है कि इस एरिया में या इससे रेलिवेंट, इससे पास पास एरिया में कितने ज़्यादा जो है वो फ्रॉड डिटेक्ट हुए हैं और आगे कितने चांसेस हैं कि मज़ीद फ्रॉड हो सके। तो उसके लिए कि फ्रॉड अगर हुए उससे पहले ही इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले ली जाती हैं। आपका वेदर है, वेदर क्या किया जाता है, आपके पुराने सारे के सारे 100 साल पुराना जो डेटा होता है वेदर का, उसको लेकर उस पे मॉडल बनाया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि आज का मौसम कैसा होगा। हमें फिर बिग डाटा एनालिटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप देखो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD, उसके वो क्या करता है जी, बेसिकली वो पैटर्न्स को फॉलो करता है, कहाँ पे क्राइम का रेट ज़्यादा है और कब कब, फॉर एग्जांपल बारिश में अगर क्राइम का रेट ज़्यादा हो जाता है या सर्दी में ज़्यादा हो जाता है, या वो ट्रैक रखते हैं किस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्राइम का रेट ज़्यादा है। तो इस चीज़ के बारे में जो डेटा होता है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट को, NYPD को, ये वाले जो पैटर्न्स होती है, वाला जो डाटा होता है, इसकी वजह से बहुत सहूलत हो जाती है कि वो पहले ही क्राइम के अक्कर होने से पहले ही क्राइम को कैप्चर कर लेते हैं। जस्ट वो पैटर्न को ऑब्जर्व करता रहता है उनका एल्गोरिदम। जैसे ही उनको फील होता है कि यहाँ पर इस एरिया में थ्रेट बढ़ गया है, या रेन वाले जब बारिश हो रही होती है तब ज़्यादा थेफ्ट और इस तरह की चीज़ें अक्कर होना शुरू हो जाती हैं, तो वो पहले से ही अपने सारे पुलिस ऑफिसर्स को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे खड़ा कर देते हैं ताकि क्राइम जितना हद तक हो सके क्राइम से बचा जाए, क्राइम को वक्त पर रोका जाए, और जितनी जल्दी हो सके पुलिस जो पास पास एरिया में है उनको फौरी तौर पर रवाना किया जाए कि इस जगह पर पहुंच जाओ, वहाँ पे क्राइम हो गया है या होने वाला है या हो रहा है। तो इसलिए वो उस टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए पुलिस को, अपनी पुलिस को हर हर जगह पर खड़ा कर देते हैं। ये NYPD के लिए ये बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छा साबित हुआ था, इसकी वजह से इनका क्राइम रेट बहुत कम गया। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक जो स्टेप आता है वो है जी ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशंस। बिग डेटा एनालिटिक्स से आप लोग बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो। आप ये देख सकते हो आपका कस्टमर जो है वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, यानी किस तरह की चीज़ें, प्रोडक्ट्स वगैरह, वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा बाय कर रहा है,
ठीक है, तो आप उसके कस्टमर के हर क्लिक को ऑब्जर्व करते हो कि किस किस चीज़ पे वो क्लिक कर रहा है, और ये वो विजिटर है आपकी वेबसाइट पे और वो कहाँ कहाँ किस किस चीज प्रोडक्ट को देखता है, उसके रिव्यूज़ पढ़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसका सारी का सारा बिहेवियर कैप्चर कर रहे होते हो। किस तरीके से कस्टमर जो है फिर फॉर एग्जांपल रिव्यूज़ पढ़ता है, रिव्यूज़ पढ़ के परचेज करता है चीज़ को, तो वो भी आप पैटर्न देखते हो कि आपका जो कस्टमर है वो पहले रिव्यूज़ देखता है, रिव्यूज़ देखने के बाद वो चीज़ को परचेज करता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, और फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है कि आप उस तरीके से अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल एक ड्रेसेस वगैरह ज़्यादा परचेज कर रहा है, तो आप उसको ड्रेसेस से रेलिवेंट चीज़ें दिखाओगे, और वो किस तरीके के ड्रेसेस पसंद करता है वो पहले देखता है कि इसके रिव्यूज़ क्या हैं, फिर उसके बाद यानी कि उसका एक ना एक पाथ बनता जाता है कि किस तरीके से वो चीज़ों को स्टडी करता है और फिर परचेज़ करता है। तो उसके बाद जब अगर आप वो परचेज़ चीज़ कर लेता है क्योंकि वो सैटिस्फाई हो चुका है, वो रिव्यूज़ देखे तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर आपके पास ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप लोग गेन करते हो इस बिग डाटा एनालिटिक्स की वजह से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना होता है कस्टमर के क्लिक, कस्टमर का बाइंग पैटर्न, एंड देन उसके बाद कस्टमर इज हैप्पी। अब जो अमेज़न है, अमेज़न वो कस्टमर के क्लिक्स का जो डाटा है, यानी कि उसकी जो एक कस्टमर ने पहले क्या चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, अब क्या चीज़ें परचेज़ करा है, उसका सारा डाटा बनाता रहता है, हिस्टोरिकल डाटा रहता है उसके पास रहता है, और तकरीबन इसके पास अमेज़न के पास 300 मिलियन कस्टमर्स का डाटा मौजूद है जो कि अमेज़न से परचेज़ करते हैं, और किस किस तरीके से परचेज़ करते हैं वो सारा का सारा पैटर्न भी अमेज़न पे स्टोर होता है इनकी डीबी के अंदर, इनकी क्लाउड के अंदर, सॉरी। हमारे पास अब आगे आता है जी थर्ड स्टेप जी, कॉस्ट रिडक्शन। बिग डाटा एनालिटिक्स की वजह से आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। अब आपके पास डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप इसकी स्टोरेज के लिए कोई हार्डवेयर परचेज करते हो तो हार्डवेयर कुछ देर तक काम करेगी, उसके बाद वो भी फुल हो जाएगी और आपके पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं बचेगी, और ये जिस तरह से मिलियंस ऑफ डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी तो हार्डवेयर जो है वो तो मिनट्स के अंदर फुल हो जाएगी, और आपको तो फिर बहुत ह्यूज हार्ड डिस्क या हार्डवेयर परचेज करनी पड़ेगी जो कि आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज आ गई थी, जिसके अंदर आपके पास क्लाउड के अंदर सारे के सारे डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये ज़्यादातर आप इसको यूज़ करोगे बिग डेटा के अंदर कि हदूप हदूप या क्लाउड बेस्ड स्टोरेज को यूज़ किया गया। हदूप भी हम देखेंगे हदूप क्या होता है। आपके जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो किस तरीके से बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं कि अपनी कॉस्ट जो है वो कम से कम कर सकें। अब आपके पास जो मैंने बताया था कि आपके पास सेंसर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनको लैब चाहिए होती है या उनको रेगुलर चेकअप चाहिए होता है, तो उनको ऑटोमेटिक अलर्ट भेजा जाता है कि आपकी आज लैब ड्यू है, तो आपका आज फिजिशियन से टाइम है, और फिजिशियन को भी बता दिया जाता है कि आपका आज इस पेशेंट के साथ टाइम है। तो इस तरीके से वो अलर्ट जनरेट होता है और वो पेशेंट अगर आना चाहे तो वो ऑब्वियसली आ सकता है। इसके बाद आपके अगर एक बंदा है, पेशेंट है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, तो आपके जो फिजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कम से कम हॉस्पिटलाइजेशंस करना चाहते हैं ताकि जो उनको घर के अंदर जो केयर मिल सकती है वो मिले, और कम से कम जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो और कम से कम यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई हो। तो वो क्या करते हैं कि सेंसर लगा देते हैं आपके पेशेंट्स के साथ। वो जो सेंसर डिवाइसेस होती हैं ना, वो कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ डाटा भेजती रहती हैं डॉक्टर को कि अब इसकी हार्ट रेट ऐसी है, अब इसका बीपी ऐसा है, तो अब इसकी बाकी की चीज़ें या सांस की जो भी प्रॉब्लम है अब वो ऐसी है, यानी कि इस तरह के सेंसर्स भी आ चुके हैं। ठीक है जी, तो अगर डॉक्टर साथ साथ देखता रहता है कि नहीं अब तो इशू कोई नहीं है, तो फिर इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा ये आपकी प्रेडिक्टिव आउटकम भी देखता है किस तरीके से कि आपके जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करता है और प्रिडिक्ट करता है कि इन जो हाई रिस्क वाले पेशेंट्स हैं इनको घर भेजा जाए कि ना भेजा जाए, यानी कि इनको हॉस्पिटलाइज्ड ही किया जाए या ना किया जाए। इस चीज़ को भी आपका जो बिग डेटा एनालिटिक्स है वो प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। उसके बाद आती है जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमने बात की थी स्मार्ट कार बाय गूगल। गूगल जो है उसके अंदर सेल्फ ड्राइव
कार होती है, वो क्या करती है कि आपके सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को ऑब्जर्व करती है, उसको अपने डेटा के अंदर स्टोर भी करी जाती है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेती है। नेटफ्लिक्स है आपके पास। नेटफ्लिक्स पे सीजन है हाउस ऑफ कार्ड्स सीजन है। वो सीजन बना ही बेस्ड ऑन रिव्यूज एंड रेटिंग्स और व्यूअरशिप की वजह से। अब क्या करते हैं कि जो हाउस ऑफ कार्ड्स का डायरेक्टर है या उसका जो एक्टर है, जहाँ पर उसकी मूवी या कोई सीजन रिलीज होता है, लोग फौरी के फौरी तौर पर उसके पास चले जाते हैं कि ये हमने मूवी या सीजन देखना ही देखना है। बिकॉज हाउस ऑफ कार्ड्स जो है उसको बहुत रेटिंग मिली है, बहुत रेटिंग मिली है, जिसकी वजह से अब वो क्या करते हैं, फिर अगर अब वो देखते हैं कि आप हाउस ऑफ कार्ड्स पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स पे अगली जो रिकमेंडेशन है वो आपको उसी की बेस पे आती है कि आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्टर का बनाया हुआ ड्रामा है। आजकल आपके स्मार्ट योगा मैट भी आते हैं। आपके कहते हैं योगा मैट के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि आपको साथ साथ आपके पोस्चर पे, अगर आप योगा कर रहे हो या प्लैंक्स कर रहे हो, तो आपके पोस्चर पे आपको फीडबैक दे रहे होते हैं कि आप सही नहीं कर रहे, आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस को वो स्कोर भी करते हैं। और आपकी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो या आप योगा कर रहे होते हो तो वो आपको साथ साथ गाइड भी करते हैं कि आप ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप ये करो, और अगर आप सही नहीं कर रहे तो आपको बताते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें सही नहीं कर रहे, आपका पोस्चर कहाँ से सही नहीं है। तो ये सारी ये जो स्मार्ट योगा मैट्स हैं ये भी बड़े हेल्पफुल होते हैं आपके आपकी एक्सरसाइज और आपके स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए। मैम उनमें तो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज होती है बेसिक। जी सॉरी। ये योगा मैट का आप बता रही हैं मैम, हम्म। उनमें तो मैम कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती। बच्चे सेंसर्स ही बेसिकली उसके अंदर इम्बेड किए होते हैं, ये आपकी IoT डिवाइसेस होती हैं छोटी छोटी सी। ये सिर्फ और सिर्फ सेंसर्स के जरिए जो आपके एक सेंट्रल आपकी जो होती है ना डिवाइस, उससे सारे का सारा डेटा उसको भेज रही होती है, वो आपकी बेसिकली आगे आपको बता रहा होता है अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। होती कंप्यूटर से कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। आपके RFID टैग नहीं होते जो आपके उस पर भी लगे होते हैं कपड़ों वगैरह पे, या इस तरह से कोई भी चीज़ आप परचेज करो उसके ऊपर RFID टैग्स लगे होते हैं, वो काफ़ी देर तक एक्टिव रहते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस करते रहते हैं। इवन आप अगर आप कहीं शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाओ तो आपके वो जो छोटे से टैग्स होते हैं उसके अंदर ही इतना हल्का सा प्रोसेसर सा होता है कि वो आपको साथ साथ भेजता रहता है। जैसे ही आप बाहर निकलते हो उस टैग के साथ ही, तो साथ ही अलार्म जो होता है बीप करना शुरू कर देता है कि ये बंदे ने टैग नहीं उतारा, ये चोरी कर रहा है, या इस तरह की चीज़ें। ये बेसिकली छोटी छोटी IoT डिवाइसेस होती हैं, इसलिए इनकी बैटरी लाइफ बहुत कम होती है। इनको बहुत हल्की कैलकुलेटेड आप जो कैलकुलेशन के लिए प्रोसेसर या इस तरह की चीज़ें देते हो वो बहुत लाइट वेट देते हो। कभी भी आप उसको हैवी नहीं दे सकते। आपकी फ़ोन है इसके अंदर तो प्रोसेसर बहुत अच्छा लगा होता है। तो ये तो एक किस्म का IoT डिवाइस में आता भी है और नहीं भी आता। लेकिन ये जो योगा मैट है इसके अंदर सेंसर्स वगैरह ये सारा काम कर रहे होते हैं। सेंसर्स होते हैं ये डेटा भेज रहे होते हैं। जो आपका क्लाउड की बात करी वही सारी आपकी प्रोसेसिंग कर रहा होता है क्लाउड। आपके फिर क्लाउड पे जो डेटा रखा होता है उसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगते हैं, यानी क्लाउड को ही आप इंटेलिजेंट बनाते हो। अच्छा जी, आपकी स्टेजेस आती हैं बिग डेटा के अंदर। तो अब ये देखें स्टेजेस में कि सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस्म की प्रॉब्लम है जिसको मैंने सॉल्व करना है। फिर डिज़ाइन डेटा रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको किस तरह का डेटा रिक्वायर है कि आप उसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सको। ठीक है, प्री प्रोसेस करना होता है डेटा। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हम लोग नॉर्मली एक डेटा पकड़ते हैं उसको फिर क्लीन करते हैं। क्लीन का मतलब, प्री प्रोसेस का मतलब उसके अंदर जो चीज़ें रिडंडेंट हैं जो रिपीट हो रही है उसको रिमूव करना, जो मिसिंग है उसको फिल करना, जो उसके अंदर डेटा जो हमारा है वो वेरी कर रहा होता है उसको नॉर्मल करना। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली ये बिग डेटा एनालिटिक्स में ही आती है, क्योंकि हमने डेटा जो है पर रैंडम पढ़ा होता है उसको स्ट्रक्चर्ड करना होता है। तो ये सारे काम स्ट्रक्चर की तरफ ही जा रहे होते हैं। फिर जब आपका इस डेटा जो होता है थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है तो उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है। जब एनालिसिस पे हो जाता है जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है फिर उसको विजुलाइज किया जाता है, यानी बार चार्ट की फॉर्म में या आपकी पाए की फॉर्म में या किसी भी और विजुलाइजेशन मेथड के थ्रू। या सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे। जी बच्चे। मैम एक क्वेश्चन था कि इसमें हम मशीन लर्निंग को ही यूज कर रहे हैं काफी जगहों, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इंटरलेट तो कर रहे हैं आपस में, बट एक दूसरे के साथ टोटली इंटरलेट करते हैं, डिपेंडेंट है अपॉन ईच अदर। इसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिग डेटा कोई चीज़ भी है।
तो मैम इसका मतलब मेजरली ये है, क्या चीज़ है बिग डाटा? बच्चे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डेटा है जिसको हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आना है, और वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के जरिए हो सकता है। और ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा होता है? IoT डिवाइसेस की वजह से। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। ओके मैम। मैम ये इसी तरह होता है ना कि बेसिकली बिग डाटा का मकसद ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो हम उसको डिफरेंट फाइल्स में स्प्लिट करते हैं, वो फिर डिफरेंट जगह पे सेव होती हैं। जैसे फाइल ए है तो वो BC में स्प्लिट हो जाएगी, BC एक सिस्टम में पड़ी हो सकती है बैकअप के लिए दूसरे सिस्टम में, फिर उसको रिकवर भी हम डिफरेंट क्लाउड रजिस्टर्स डिफरेंट सिस्टम से करेंगे, तो बड़ा डाटा डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर कलेक्ट भी उस तरह हमारे पास होगा। ये आप जो बता रहे हैं ये हदूप का काम है। यस, ऐसे ही होता है। अच्छा जी बच्चों, आपके पास बिग डेटा एनालिटिक्स की टाइप्स आती वर्ड हैं। क्या है? हदूद? हदूप, HADOOP, हदूप। जी जी, हदूद। मैम हम अच्छा अजूर पे भी काम करेंगे? जी, इस पे नहीं, हम हदूप पे करेंगे। अपाचे अजूर हदूप। पे नहीं। मैम माइक्रोसॉफ्ट का जो अजूर है उस पे नहीं काम करेंगे? नहीं बच्चों, उस पे नहीं करना। देख लेंगे आगे, हमारे पास जितना टाइम हो उस हिसाब से कर लेंगे। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होती है आपके पास? सबसे पहले जो आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जस्ट 2 मिनट है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है आपकी? कि आपसे क्या किया जाता है, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करना है कि क्या हो रहा है। बेसिकली ये आपके डेटा को डिस्क्राइब करता है, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स टूल है, एक आपका बिजनेस जो है वो वेब सर्वर के थ्रू रिजल्ट्स को गेट करता है, और उसको गेट करने के लिए एक टूल इस्तेमाल होता है जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आपकी पुरानी पास्ट में क्या हुआ है, और किस तरीके से अगर हमने फॉर एग्जांपल एक प्रमोशनल कैंपेन है, तो प्रमोशनल कैंपेन फेल क्यों हुई थी, उसमें आप क्या करते हो, पास्ट डेटा को रीड करते हो और फिर उसके बाद बताते हो कि क्यों सक्सेसफुल हुई थी या क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई थी, और कौन कौन से पैरामीटर्स ले लिए गए थे। जैसे कि पेज व्यूज़ एक पैरामीटर है, तो पेज व्यूज़ कितने आए थे, बहुत कम आए थे, तो इसका मतलब आपकी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुई थी, और ये क्यों नहीं हुई थी, सारी की सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, बेसिकली इट्स अ कोरिलेशन बिटवीन पर्सन वाचिंग डिफरेंट मॉडल्स। अब आप देखो कि आप हिस्टोरिकल सेल्स को कि कस्टमर डेटा को यूज़ करते हो, तो आगे से वो रिकमेंड करना शुरू करते हैं कि या आप ये परचेस कर लो, ये परचेस कर लो। बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर आती हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये डिस्क्राइब करना कि हो क्या रहा है और क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। उसके बाद आती है जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। क्या होती है कि आपके जो स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हैं, स्टैट्स वगैरह, उसमें क्या होता है कि वो आपको बताता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, वो फ्यूचर आपका प्रिडिक्ट करता है। एक एग्जांपल है इसकी कि एक साउथ वेस्ट एयरलाइंस थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना अपने प्लेन्स के अंदर उन्होंने पैटर्न उसके देखे कि कब कब वो माल फंक्शन करता है, यानी कि कब कब उसमें ख़राबी पैदा होती है। ठीक है, वो सारे के सारे उन्होंने पैटर्न्स देखने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे के सारे सेंसर्स वगैरह प्लेन के ऊपर लगी होते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो वो क्या किया, उन्होंने पैटर्न्स देखे कि कब कब इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब जब उन्होंने फिर इस डेटा को, इस पैटर्न को देखना शुरू किया और उनको अंदाज़ा हुआ कि इतने इतने अरसे बाद इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम क्यों ना इसको टेक ऑफ करने से पहले हम इस एयरलाइंस को पहले रिपेयर कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल इस एयरलाइन के अंदर हर 3 माह बाद या 2-3 माह बाद, 2.5 माह बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो हर 2-2.5 माह बाद प्लेन को बार बार रिपेयर करते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। और अगर एक प्लेन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका भी हिस्टोरिकल डाटा अलग से सेव होता है, और फिर देखा जाता है कि इसके अंदर कितनी दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो हमने इसको कितनी दफ़ा रिपेयर करना है।
तो ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर रही होती हैं कि अब आपका प्लेन जो है वो ख़राब हो सकता है, अब आपका प्लेन ख़राब हो सकता है, तो पहले ही रिपेयर कर लो। और ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है ना, बेसिकली ये आपका 99% ठीक होता है, प्रिडिक्ट करता है। इसकी एक एग्जांपल थी, एक बंदे ने ना फुटबॉल मैचेस होते हैं अमेरिका में स्टेट्स के दरमियान, उसने ना उसको प्रिडिक्ट करना शुरू किया था। और जब उसने ना देखा कि उसने 99.9% सही प्रिडिक्ट किया, बल्कि अब ये कह लो कि 100% सही प्रिडिक्ट किया, लोग उसको कहना शुरू हो गए थे ये एक विच है, जबकि वो विच नहीं था। उसने जस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, हिस्टोरिकल डेटा डाला, और उसने प्रिडिक्ट किया इस दफ़ा ये वाली टीम जीतेगी, इस दफ़ा ये वाली टीम जीतेगी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मैम ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस आपने कहा 99.9% ठीक होता है, तो मैम ये आपने कहा ये प्रीवियस डाटा की मदद से हम करते हैं, तो मैम ये पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच होते हैं, ज्यादा मैच पाकिस्तान जीता हुआ है, लेकिन अब जो भी मैच होता है पाकिस्तान जीतता ही नहीं है, तो ये प्रेडिक्शन तो गलत है फिर इस हिसाब से। नहीं बच्चे, हमने मेरे ख्याल से कभी मॉडल्स वगैरह यूज़ भी नहीं किए हैं कि प्रिडिक्ट कर सके। हमारे यहाँ पे वैसे भी साफ शफाफ तो होता ही कुछ नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि ये हमारा जो एल्गोरिथम है सही प्रिडिक्ट करेगा। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल मैच समटाइम्स बल्कि ज़्यादातर मैच फिक्स ही होता है, तो इस चीज़ को तो वो आपका प्रेडिक्शन मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जिस तरह हार रहा है मैचेस, तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को इंसर्ट करो, मॉडल तैयार करो, तो आपके पास ज़ाहिर बात है वो बता देगा कि ये लगा सकते हो आप लोग कि मैच फिक्स होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मॉडल बना दो, तो वो आगे बता देगा कि यस मैच फिक्स होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें आप मैम ले सकते। अगर इसमें हम मैच फिक्सिंग का एक फीचर डाल लेना तो फिर सही हाँ प्रेडिक्ट करेगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये क्या होता है? आपके एल्गोरिदम को और सिमुलेशन को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइजिंग योर एल्गोरिदम एंड सिमुलेशन आफ्टर प्रिडिक्टिव आउटकम, डेट व्हाट शुड वी डू। बेसिकली ना प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब ही आपको नज़र आ रहा है कि प्रिडिक्शन जो हुई है उसके ऊपर आपने आउटकम निकालनी है कि आपको क्या करना चाहिए। ये वाली प्रिडिक्शन हो गई है, प्रिडिक्ट हो गई ये चीज़, अब आपका काम है, अब आपने इसके ऊपर क्या काम करना है, इसको प्रॉब्लम को किस तरह रिजॉल्व करना है। तो फिर ये जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है ना, ये आपको ना डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू करता है। पहले ये हुआ था, ये वाला सॉल्यूशन अप्लाई करके देख लो, ये वाला सॉल्यूशन अप्लाई करके देख लो। मतलब आपका कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट हो गया कि अब आपको सॉल्यूशंस के पॉसिबल सॉल्यूशंस के सजेशंस दे रहा होता है कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। इसकी एग्जांपल है कि एक मिनट, इसकी एग्जांपल है कि ना सेल्फ ड्राइविंग कार जो है गूगल वालों ने निकाली है, वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को आपके एनालाइज करता रहता है और फिर डिसाइड करता है कि मेरे पास अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, यानी कि कौन सा रूट में लेके जाऊँ। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी सारी की सारी पुरानी चीज़ें, यानी आपकी प्रिडिक्शन जो हुई है उसके ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और किसके ज़रिए करता है? आपके सारी के सारे पुराने डिसीजंस की बेस पे। फिर वो समटाइम्स ये होता है नया नया डिसीजन भी ले लेता है। ज़रूरी नहीं है कि पुराने डिसीजंस इम्प्लीमेंट हों, वो लाजमी नहीं होता। आपका जो जैसे कि ड्राइव कर रहा है कार, सेल्फ ड्रिवन कार, वो जब जा रही होती है तो हो सकता है कि एक नई किस्म की ऑब्स्टिकल उसके सामने है। वो क्या करेगा, वो उस ऑब्स्टिकल को ऑब्जर्व करेगा, उसको अपने डेटा के अंदर इंसर्ट कर देगा और उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन लेगा। और वो तब तक इतना इंटेलिजेंट हो चुका होता है क्योंकि उसके अंदर इतना डेटा उन्होंने डाल दिया होता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन ले लेता है कि मैंने इस ऑब्स्टिकल में जाना नहीं है, मैंने इससे साइड से होकर निकलना है। अगर कोई ट्रैफिक जहाँ पर जाम है तो वो उस तरफ जाता ही नहीं है, आपकी जो सेल्फ ड्रिवन कार है वो कोई और रूट या ले लेती है और उधर से चली जाती है। यहाँ फिर अगर आपके सारे रूट्स पे ट्रैफिक जाम है तो वो जहाँ पर कम जाम ट्रैफिक है वहाँ पर चला जाता है और फिर वो कार से कुछ ना कुछ फासले पे कार रुकती है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेल्फ ड्रिवन कार के अंदर पहले से मौजूद होती हैं। उसके आगे कैमरा लगा होता है, कैमरा सब चीज़ें देख रहा होता है और वो कैमरा जो होता है उसकी बेस पे डिसीजन चल रहा होता है आपका। और इसके अलावा उसके अंदर सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स क्या कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि दूसरी कार जो हमसे आगे खड़ी है या हमारे पीछे या हमारी साइड्स पर है वो हमसे कितनी दूर है। और ये सेल्फ ड्रिवन कार है जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद ही पॉसिबल ना हो, बिकॉज़ यहाँ पर जिस तरह की ट्रैफिक है और क्योंकि बाहर के मुल्क तो आपका जो वन वे है उसको एज अ वन वे ही ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर आपके वन वे को वन वे के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक ही सड़क को दो हिस्से में भी समटाइम आपके दूसरे ड्राइवर्स होते हैं वो उल्टा चल के आ रहे होते हैं। सो सेल्फ ड्रिवन कार है, उसको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा पाकिस्तान में आने के लिए।
उसके बाद जी आपके पास आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या होगा। ये देखता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंपनी की सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो कहता है कि क्यों इंक्रीज़ हुई हैं, क्या ऐसा फैक्टर था इसके अंदर जिसकी वजह से आपकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हो गई हैं, या अगर आपकी कंपनी की सेल्स डिक्रीज़ होती हैं तो वो देखता है कि किस वजह से आपकी कंपनी की सेल्स डिक्रीज़ हुई हैं। वो सारे के सारे डेटा को ऑब्जर्व करता है। तो ये होता है जी आपके पास डायग्नोस्टिक एनालिसिस। बच्चों 1 मिनट, मेरा ना गला ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा जी, आपके पास अब एक ना यूज़ केस हम डिस्कस करते हैं। स्टारबक्स का तो सबको ही पता होगा। स्टारबक्स क्या है? स्टारबक्स जो है ना, ये कॉफ़ी जो ब्रांड है ये क्या करती है कि यूज़र के बिहेवियर को देखती है, उसको एनालाइज करती है ताकि वो अपने कस्टमर को सही सर्विस प्रोवाइड कर सके। मतलब कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो स्टारबक्स की ऐप से कोई ना कोई कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आपकी जो ऐप है वो इस चीज़ को देखती है कि ये कस्टमर ज़्यादातर यही वाली कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तो जस्ट वो उनके स्मार्टफोन से जैसे ही वो ऐप के अंदर लॉगिन करता है, स्टारबक्स को फौरी पता चलता है कि ये वाले कस्टमर ने लॉगिन किया है, तो इसने सिर्फ और सिर्फ यही वाली कॉफ़ी इसको चाहिए होगी। तो स्टारबक ऐप जो थी इस चीज़ में इंटेलिजेंट हो जाती है। फिर वो इस तरीके से अपनी सारी सारी कस्टमर्स के बारे में कि किस तरह की उनकी कॉफ़ी हैबिट्स हैं, उस तरह की ड्रिंक्स उनको रिकमेंड करते हैं प्रेफर के लिए कि ये वाली आप पी के देख लो, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो। यहाँ फिर वो टॉप पे वही ड्रिंक दिखा रहे होते हैं जो कि कस्टमर रेगुलरली बाय करता है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आपके जो कस्टमर होता है वो बड़ा सेटिस्फाई होता है कि चलो मुझे सर्च वगैरह नहीं करना पड़ेगा, टॉप पे ही आ रहा है, मैं जैसे इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा आपकी कंपनी जो होती है, ये जो स्टारबक्स कंपनी है, वो जब देखती है कस्टमर ये वाली चीज़ें ऑर्डर करे तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स लगाती है, कि कूपन कोड देती है अपने डिफरेंट कस्टमर्स को, डिफरेंट डिफरेंट कूपन कोड देती है कि ये कूपन यूज़ कर लो तो इस पर आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर ये चीज़ें खरीदोगे तो इस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन वो अपना जो जो भी उनका बजट या उनकी जो भी कमाई होती है, प्रॉफिट होता है, उसको मेंटेन रखती है। ये नहीं करती कभी भी कि लॉस में चली जाए। तो ये बिग डेटा को इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम देखें कस्टमर्स को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो टॉप पे प्रेजेंट किया जाए, उस चीज़ की क्वांटिटी रखी जाए, और उसके अलावा उन चीज़ों पे ऑफर्स कस्टमर को देते जाएं ताकि कस्टमर खुश रहे। तो ये बड़ी एक इंटेलिजेंट अप्रोच है आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद जी आपके पास एक दूसरा यूज़ केस आता है, यूज़ केस 2, जिसमें हमारे पास है जी प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या करते हैं कि आपकी मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हैं और आपको आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में प्राइस ऑप्टिमाइजेशन देते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक आपके पास बेसिकली वॉलमार्ट इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है। आप एक ब्रेड लेने जाते हो, आप चाहते हो कि ब्रेड जहाँ से मैं पिक करूँ उसके साथ ही उससे रेलिवेंट चीज़ें पड़ी हों। ये ना हो कि ब्रेड कहीं पड़ी है, एग्स कहीं पड़े हैं, आपका जो बटर है वो कहीं पड़ा है, ठीक है। अब वो फिर क्या करते हैं कि आपके मार्जरीन, आपके ब्रेड और बाकी की चीज़ें, एग्स वगैरह और मिल्क वगैरह वो साथ साथ रख देते हैं। फिर कस्टमर बड़ा सेटिस्फाई होता है कि मैं एक ब्रेड पकड़ता हूँ तो साथ ही दूसरी तरफ शेल्फ जो है वो सारी एग्स मिल्क की है और एक तरफ मार्जरीन की है, तो बड़ी इजीली वो सारी की सारी बास्केट के अंदर चीज़ें ऐड करता रहता है। तो ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है ये बेसिकली आपकी जो मार्केट बास्केट को एनालाइज कर रहा होता है और उसके हिसाब से आपकी प्राइसेस और आपकी जो प्रॉक्सिमिटी यानी कि आपकी जो चीज़ें पास पास पड़ी होती हैं उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करता है कि आप सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ यहाँ पे रख दो क्योंकि कस्टमर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा परचेज करते हैं। एक कस्टमर अगर कोई लेके जा रहा है, नोटपैड लेके जा रहा है, वो लाजमी उसके साथ बॉल पेन या इस तरह की चीज़ें लाजमी लेके जाएगा, तो उसको भी एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखा जाए। फिर वो अपनी जो बास्केट होती है उसके अंदर वो ऐड करता जाता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। तो आपने बेसिकली करना क्या होता है, आपने कस्टमर की ये हैबिट्स को कि किस तरीके से चीज़ें बाय करता है उसको आपने ट्रैक करना होता है, और किस तरह से जो वो प्रोडक्ट्स परचेज करता है वो किस तरह से आपस में एसोसिएट करती हैं, तो उसको भी वो चेक कर रहा होता है, उसको भी वो ट्रैक कर रहा होता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि
उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रख देता है अगर ज़्यादा कस्टमर एक ही तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कि अगर वो ब्रेड पकड़ते हैं तो साथ उन्होंने एग्स भी लाजमी पकड़ना है, तो उसको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रख दिया जाता है। फिर इस तरीके से आपको जब सजेशन आ रही होती है कि कस्टमर ये चीज़ें ज़्यादा परचेस कर रही हैं और ये आपस में इंटर रिलेट कर रही हैं, तो वो चीज़ों को सजेशन देते हैं कि आप इसको इस तरह रख लें, आप इसको इस तरह रख लें, तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। इवन आप देखो कि अगर ऑनलाइन भी परचेस करते हो ना, कोई हमने एक चीज़ परचेस की है, उसके साथ ही जो उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट होती है वो भी शो होनी शुरू होती है कि इस पर भी क्लिक कर दो, ठीक है। तो वो फिर या उससे मैचिंग कोई चीज़ हो रही है या कुछ कोई भी, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल हेयर प्रोडक्ट्स ले रहे हो, तो वो आपको कहता है अगर आप शैम्पू ले रहे हो तो आप कलर भी ले लो या आप कंडीशनर भी ले लो, और इस तरह की चीज़ें आप लोगों को वो साथ साथ सजेस्ट करता रहता है। तो बेसिकली वो आपकी ऐड टू कार्ट वाली जो हैबिट होती है ना, उसको ट्रैक कर रहा होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ना सिनेरियो, एक स्टोरी है। आपके पास एक बॉब बंदा है, उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है अपने सिटी के अंदर, एक छोटा सा उसने रेस्टोरेंट खोला हुआ है। उसने एक वेटर को हायर किया और एक शेफ़ को हायर किया, ताकि वेटर जो है वो ऑर्डर ले सके और शेफ़ जो है वो कुक कर सके। अब क्या होता है कि जब वेटर ऑर्डर लेकर आता है तो शेफ़ उसको कुक करता है, और शेफ़ के पास एक फूड शेल्फ होती है, ये वाली फूड शेल्फ होती है। फूड शेल्फ के अंदर उसको एक्सेस होती है कि वो जो जो चीज़ें उसको चाहिए, जो जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए, वो सारे के सारे उसको फूड शेल्फ से मिल सकता है, उसको लेके वो कुक कर सकता है, ठीक है। आपका जो कुक है वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों के 1 घंटे के अंदर 2 ऑर्डर्स प्रिपेयर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आने शुरू हो जाएँ, तो आपके पास ये सिंगल कुक तो बहुत स्लो है। ये तो 1 घंटे में सिर्फ 2 ऑर्डर्स प्रिपेयर कर रहा है, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा-सा ट्रेडिशनल अपने सिस्टम्स, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं, उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करें, तो देखो कि आपके पास जो फूड शेल्फ है, उसको आप ले लो एज़ अ डेटा, और उसके बाद आप उसको ले लो, एक आपके पास है सीपीयू और एक आपके पास है डीबी पड़ी हुई, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, और एक नॉर्मल वे में जनरेट हो रहा है, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर्ड है नेचर में। तो आपकी जो डीबीएमएस है, डेटाबेस है, वो तो उसको स्टोर करती ही जाएगी इजीली, ठीक है। ट्रेडिशनल सिस्टम जो भी डेटा को जनरेट कर रहा है वो आपके डीबीएमएस में जाके स्टोर होता जाएगा। लेकिन अगर बॉब ने फिर, अब दोबारा दूसरी एग्जाम्पल में, लेकिन अगर बॉब ने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपना जो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी जनरेट करने शुरू करने, लाइक फूड पांडा, तो मैंने अब ऑनलाइन ऑर्डर्स भी जनरेट करने शुरू करने हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं 1 घंटे के अंदर 10 ऑर्डर्स प्रिपेयर कर सकूं, ठीक है। अब 10 ऑर्डर प्रिपेयर करना 1 घंटे में एक शेफ़ का काम है ही नहीं। एक सिंगल कुक जो होता है वो कभी भी इतनी डिशेस 10 डिशेस पर आवर नहीं कर सकता जनरेट, क्योंकि वो कुक सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 2 ऑर्डर्स को सिर्फ फुलफिल कर सकता है, इसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब है कि वो, और जो कुक है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मेरे से तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा 10 ऑर्डर्स 1 घंटे में प्रिपेयर कर सकूं। और उसके अलावा फिर आपका जो आपका वेटर होता है वो भी इतने ज़्यादा, चले वो तो ऑर्डर्स लेके आता रहेगा, ऑनलाइन भी ऑर्डर्स होते रहेंगे, पर कुक नहीं कर सकता प्रिपेयर, क्योंकि आपके पास शेफ़ एक ही है और उसके पास एक फूड शेल्फ है जिसके अंदर से उसने डेटा को उठाना है, जिसके अंदर से उसने रॉ मटेरियल को उठा के कुक करना है। इसी तरीके से आपके ट्रेडिशनल सिस्टम की अगर बात की जाए, तो उसके ऊपर अगर ह्यूज डेटा आ रहा है, ह्यूज डेटा उसके ऊपर जनरेट हो रहा है, और डेटा जो है वो हेट्रोजीनियस है, यानी कि डिफरेंट है। कोई किसी चीज़ का डेटा आ रहा है, कोई मोबाइल जनरेटेड डेटा आ रहा है, कोई आपका सेंसर भी डेटा आ रहा है, और टोटल सारी सारा डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में नहीं है, वो टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है। और तो उसमें क्या होगा कि अलार्मिंग रेट पर आपका डेटा जनरेट हो रहा है, और जिसकी वजह से आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा, वो कभी भी डीबीएमएस के अंदर इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकेगा। और डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस डेटाबेस के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा जा रहा था, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं होता, ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन क्या निकालें कि बॉब को ज़्यादा कुक हायर करने चाहिए, ठीक है। बॉब ने किए जी ज़्यादा कुक हायर। बॉब के पास अब आगे जी, 1 मिनट,
अब मैं कहती हूँ कि बॉब ने क्या किया, 4 कुक और हायर कर लिए। ठीक है जी, ये आपकी है फूड शेल्फ, जिसके अंदर सारे का सारा आपका फूड पड़ी होगी, रॉ मटेरियल पड़ा होगा। अब आपके पास जो शेफ़ हो गए हैं वो टोटली हो गए हैं जी शेफ़ आपके पास 5, और सबको एक्सेस है इस फूड शेल्फ पे। ठीक है जी, ये आपके कुक हैं और इन सबको इस शेल्फ तक एक्सेस हासिल है। अच्छा जी, अब हम तो खुश हो गए कि चलो 4 कुक हायर कर लिए हैं, तो ईज़िली ये सारे के सारे कुक जो हैं वो ऑर्डर्स को नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं ऑन टाइम। और हर कुक जो है 1 घंटे में 2 ऑर्डर कर सकता है, तो इस तरीके से हमारे पास 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मसला ये आया कि सिर्फ और सिर्फ एक फूड शेल्फ है यहाँ पर, एक फूड शेल्फ है, यानी कि अगर एक बंदा, एक कुक जो है एक फूड शेल्फ को एक्सेस कर रहा है तो बाकी होल्ड पे रहेंगे, बाकी फूड शेल्फ को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एट अ टाइम एक कुक ही फूड शेल्फ को एक्सेस कर सकता है, बाकी तब तक वेट करेंगे जब तक पहला बंदा फूड शेल्फ को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एक बॉटल नेक क्रिएट हो जाएगी, फूड शेल्फ एक बॉटल नेक बन जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी, क्योंकि एक अगर जा रहा है तो बाकी सारे वेट कर रहे हैं, फिर अगर इनमें से किसी एक को एक्सेस मिल जाती है तो फिर बाकी सारे वेट करेंगे, जो कि बहुत हेक्टिक और टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है इसमें, इस चीज़ में, और ये बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही है यहाँ पर। तो फिर इसी तरीके से अगर ट्रेडिशनल सिस्टम को ले लिया जाए तो आपका ये आप फूड शेल्फ कह लो कि ये आपकी डीबी है, और ये जो कुक हैं ये आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये आपके सिस्टम्स हैं। अब आपकी एक डीबी को एक सिस्टम एट अ टाइम एक्सेस कर सकता है, जब वो इसको छोड़ेगा तो फिर दूसरा सिस्टम इसको एक्सेस करेगा, डीबी को, आपके डेटा वेयर हाउस को। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ओवरहेड डाल रहा है, वेटिंग टाइम एंड मल्टीपल प्रोसेसिंग होने वाली है, और डेटा को स्टोर करना है, तो एक पीसी एट अ टाइम, एक पीसी सिर्फ और सिर्फ डीबी को एक्सेस कर रहा है, तो ये काम नहीं सही। इस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ओवरहेड क्रिएट होना शुरू हो जाता है और कंजेशन बहुत हो जाती है, बिकॉज मल्टीपल थिंग्स आर ट्राइंग टू एक्सेस द DBMS विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर इसका एक सोल्यूशन आया था कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल अप्रोच दी जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड और पैरेलल अप्रोच में क्या फ़र्क था, क्या ऐसी चीज़ थी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल अप्रोच में? आपके जो बॉब था उसने देखा कि ये तो लॉक क्रिएट हो रहा है, एक किस्म का डेड लॉक बन रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि शेफ्स के दरमियान, शेफ्स के अंदर चीज़ें जो हैं कुकिंग वाली वो बांट दूं, यानी कि एक टास्क को मुख्तलिफ छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करके शेफ्स को दे दिया जाए। ठीक है जी, तो और आपकी जो शेल्व्स हैं, जो आपकी शेल्व्स थी उसको भी इंक्रीज़ कर दिया जाए। हमारे पास तो ये था कि फूड शेल्फ इंक्रीज़ कर दी जाए और एक टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके बाकी सारे शेफ्स को दे दिया जाए। सो हमने क्या किया, बॉब ने क्या किया, एक कुक अगर उसने क्या किया था बेसिकली, आपके पास एक ये वाला स्टॉप पे जो कुक है वो क्या कर रहा है कि आपका मीट को प्रिपेयर कर रहा है, वो फूड शेल्फ से जाके गोश्त निकालेगा, उसको प्रिपेयर करेगा। दूसरा कुक जो होगा वो सॉस तैयार करेगा। तीसरा कुक जो होगा वो आपका मीट प्रिपेयर करेगा, यानी कि 2 कुक हैं जो कि मीट प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 कुक हैं जो कि सॉसेस क्रिएट कर रहे हैं, सॉसेस प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 कुक की सिर्फ बात हो रही है, 5th हमने नहीं डाला एग्जाम्पल में। अच्छा, अब आपका काम हो गया डिवाइड, शेल्फ्स भी हो गई हैं ज़्यादा, हर कुक अपना काम परफॉर्म कर रहा है। ओके, अब आपने क्या किया, एक कुक रखा हुआ था, बल्कि 2 कुक और रखे हुए थे जो कि क्या कर रहे थे, जो आपका कुक यहाँ से मीट भेज रहा था उसको असेंबल कर रहे थे विद सॉस। तो आपके पास देखो 2 कुक हैं जो कि असेंबलिंग का काम कर रहे हैं, 2 कुक यहाँ पर जो है वो मीट को प्रिपेयर कर रहे हैं, 2 कुक सॉसेस को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब ये हो जाती हैं प्रिपेयर तो वो आगे दूसरे शेफ़ को भेज देते हैं, दूसरा शेफ़ क्या करता है वो इनको असेंबल करना शुरू हो जाता है, मीट को और सॉस को। तो इस तरीके से आपका काम देखिए कितना आसान होता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो हमने सब टास्क में डिवाइड किया था इसको हम कहते हैं मैपिंग, और जब आपके सब टास्क को दोबारा से असेंबल किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस, इसको कहते हैं मैप रिड्यूस टेक्निक। ठीक है, और इस तरीके से आपके फाइनल ऑर्डर्स फ़ौरन बनते चले जाते हैं। जी बच्चे।
मैम इसमें तो जो हमारे काम है वो तो स्पीडली हो गया, टाइम एफिशिएंसी हो गई, लेकिन इसमें हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज की भी तो कॉस्ट आ रही है ना, यस जो हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टोरेज। सर्च। यस लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो डीबीएमएस की बजाय, जो कि स्ट्रक्चर डेटा ले रहा होता है, उसकी बजाय हम क्लाउड पे रख दें और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आपकी एक चीज़ की कॉपी दूसरी में भी बन रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक कुक जो है वो उसको बीमार हो जाता है, तो आपके पास दूसरा कुक अवेलेबल है और उसकी स्टोरेज भी अवेलेबल है। यानी कि अगर एक फूड शेल्फ के अंदर मीट पड़ा हुआ है और बाकी सॉसेस के इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, तो दूसरे शेल्फ के अंदर भी यही कुछ ही पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास डेटा रेप्लिकेट, आपके पास चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में रेप्लिकेट हो रही हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कुक जो है वो बीमार हो जाता है, तो उसकी शेल्फ भी आप ख़त्म कर दें और उस कुक को भी फिलहाल यहाँ से गायब कर दें, तो आपके पास बाकी शेल्फ्स और बाकी कुक मौजूद हैं जो कि इस केस का काम कर सकें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से, अगर रिसोर्स, ऑब्वियसली आपकी स्टोरेज और रिसोर्सेज के लिए आपको कॉस्ट इसमें इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितना आपको डेड लॉक की सूरत में, आपको बॉटलनेक की सूरत में चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। उतना ओवरहेड कभी भी क्रिएट नहीं होता। हाँ ये है कि इसके अंदर आपकी डुप्लीकेशन भी हो रही होगी, लेकिन हमें ये होगा कि आप कभी भी फेल नहीं होगे इसके अंदर, चीज़ें फुलफिल करने में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज़ का बैकअप मौजूद है ऑलरेडी। अगर एक शेल्फ भी आपकी फेल हो जाती है तो डोंट वरी, आपकी दूसरी शेल्फ अवेलेबल है। मैम इसमें ये है कि हमारे पास जो डाटा स्टोर है, अगर उसमें एरर आ जाए सारे में, सारे में नहीं आ सकता, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक में आएगा तो दूसरा चल जाएगा उसकी जगह में, यही तो फायदा है। अच्छा जी, हदूप के अंदर इसको हम कहते हैं डेटा लोकेलिटी, यानी कि आपकी जो है शेल्फ जो है हर शेफ के लिए मौजूद है। तो हमारे लिए क्या इस तरह का फ्रेमवर्क मौजूद है? अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करो तो इस तरह का क्या हमारे पास फ्रेमवर्क मौजूद है कि नहीं है? यस हमारे पास फ्रेमवर्क मौजूद है जिसको हम अपाचे हदूप कहते हैं। ठीक है, हदूप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आपको डेटा को स्टोर करने की सलाहियत भी देता है, लार्जर डेटा सेट को पैरेलली प्रोसेस भी कराता है, जैसे कुक साथ साथ प्रिपेयर भी कर रहे थे, और उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन के अंदर वो उसको साथ साथ प्रोसेसिंग और उसकी पैरेलल स्टोरेज एंड एवरीथिंग साथ साथ हो रही होती है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है हदूप के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जैसे मैंने आपको शेल्फ बताया, ठीक है, दे आर इंटरलिंक विद ईच अदर। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स हैं, ये एक दूसरे से लिंक भी कर रही होती है, ताकि अगर उनको पता चलता है एक नोड फेल हो गई है तो वो फिर बता देते हैं बाकी सारी नोट्स को कि ये वाली नोट फेल हो गई, तो इसके हिस्से का काम भी अब हमें करना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग कहाँ से हो रही है? कुक आपके जो है वो कुक करके आपको चीज़ें दे रहे हैं और एक कुक जो है वो उनको सैम्पल करता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि पैरेलल आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, यानी कि चारों कुक इकट्ठे एक ही टाइम पे प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। और किस तरीके से हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट पे हो रही है, बिकॉज हर शेफ़ को अपना अपना फूड शेल्फ अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका काम तेज़ हो जाता है, बट रिडंडेंसी हो जाती है, क्योंकि आपको स्टोरेज के लिए एक ही चीज़ की मल्टीपल आपकी कॉपीज़ बनी होती हैं। ये आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हेडेक क्रिएट करता है, बट इट्स नॉट दैट मच कि आपके पास जिस तरह से वो दूसरा ओवरहेड क्रिएट हो रहा था कि बॉटलनेक सिचुएशन बन रही थी जो कि डेडलॉक बन रहा था, वो सिचुएशन से अवॉइड के लिए चीज़ें आई थी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट आया था। और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे पास है कि आपके पास क्लाउड के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको DBMS के थ्रू, कुछ छोटी हार्डवेयर के थ्रू ये काम नहीं करना पड़ता। जी बच्चे। मैम ये बेसिकली मैश टोपोलॉजी नेटवर्क की तरह कॉन्सेप्ट हो सकता है इसका? या सॉर्ट ऑफ मैश तो बहुत ज़्यादा आपकी वो मैश्ड होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये उस तरह की कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं यही बताना चाह रहा था प्रीवियसली एग्जांपल के अंदर। अच्छा अच्छा। जी, और मैम इसके अंदर ये भी होता है कि अगर एक फाइल अपडेट हो रही है तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो सारा डेटा न्यू जी चीजों के अंदर आ जाता है, तो इसलिए ये मेमोरी मैनेज हो जाती है, इसमें मेमोरी इशू नहीं बनता। जस्ट लाइक अगर फाइल ए है वो BC में कन्वर्ट हो गया, अब फाइल जो अपडेट हुई है उसमें फाइल DB है, तो BC पुराने लिस्ट में से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर नए टैग के अंदर वो डाटा
क्योंकि हम सेम डाटा बार बार सेव नहीं ना करेंगे मैम। जी जी बिल्कुल, हम साथ साथ बाकी सारे डेटा को भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी ओवरहेड क्रिएट होगा। एक जगह से अगर आपने चेंज करना है तो फिर बाकी जगह से भी आपको चेंज करना पड़ेगा, बट अभी तक ये सक्सेसफुल चल रहा है। अच्छा जी, हडूप क्या करता है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है और आपकी सारी की सारी ये जो ओवरहेड क्रिएट हो रहा था, बॉटलनेक क्रिएट हो रही थी, उसको रिजॉल्व कर देता है। ठीक है, आपका जो ये जो आपका डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है ओवर डिफरेंट मशीन्स, और वो सारी की सारी मशीन्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, जैसे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है उस तरीके से। ये सारी की सारी मशीन्स आपस में इंटर रिलेट भी कर रही होती हैं, ठीक है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी हो रही होती है। तो ये जब आपके पास इस तरह की चीज़ बनती है कि आपके पास डिफरेंट मशीन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रही होती हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वे, तो इस चीज़ को जब आपकी डिफरेंट मशीन्स का मतलब है कि पीसीज, ठीक है, आपके सिस्टम्स, तो जब वो इंटर रिलेट कर रही होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि हडूप का क्लस्टर बन गया। जब आपके पास डिफरेंट प्रोसेसर्स इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो तब आपके पास इसको कहते हैं हडूप का क्लस्टर। ठीक है, आप एक 3-4 पीसेस को इकट्ठे जोड़ के भी एक हडूप का क्लस्टर डिजाइन कर सकते हो। और इसके अंदर क्या यूज हो रहा था? मैप रिड्यूस सिस्टम यूज हो रहा था, जो कि आपके हडूप का प्रोग्रामिंग यूनिट है। ठीक है जी बच्चों। यस मैम। मैम क्लस्टर तो डाटा वेयर हाउसिंग में उसको नहीं कहते जिसके अंदर नहीं, ऑलमोस्ट 100 सर्वर्स होते हैं, उसका एक क्लस्टर बनता है जिसको क्लस्टर स्विच कहते हैं। लेकिन बच्चे उसके अंदर प्रॉब्लम ही सिर्फ ये आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा ले रहा था। जितनी स्पीड में अब डेटा जनरेट हो रहा है ना, तो वो डेटा वेयर हाउस क्या यूज़ करता है? डीबी यूज़ करता है। ठीक है, वो डीबी के लिए हमारे लिए वो चीज़ नहीं सही, तो हमें क्लाउड के साथ सारे के सारे पीसेस को एसोसिएट करना पड़ता है। बनता वो क्लस्टर ही है उसी तरह से, बट थोड़ी सी उसकी चीज़ें चेंज होती थी कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आपकी सारा का सारा डेटा क्लाउड पे पड़ा होता है। मैम लेकिन हम वेयर हाउस से भी तो हम डिफरेंट डाटा गेट कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चे वो आपके पास ना एक फाइनाइट स्टोरेज होती है, इनफाइनाइट स्टोरेज नहीं होती उसमें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर डेडलॉक आ सकते हैं उसके अंदर, बड़ी इजीली हो जाता है। डीबी उनकी एक ही होती है बेसिकली ना डेटा वेयर हाउसिंग में, और आपके मैम सबसे बड़ी चीज़ है आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे डाटा अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम उसमें ऐड कर रहे हैं, डाटा वेयर हाउसिंग में भी तो डाटा हम अपनी ऐड कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम यूएमटी की एग्जांपल है, इनका जो अपना वेयर हाउस है जो हमारे सर ने बताया था, तो उसमें भी तो हम मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे हैं, वहाँ से गेट कर रहे हैं, और अगर स्टोरेज की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐड कर देते हैं। तो काम तो हमारा उसी में हो रहा है। इसमें फिर स्टोरेज उनकी ज़्यादा होगी, ये हो सकता है उन्होंने इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। यस मैम। बट आजकल जो है ना, ये जितना ज़्यादा आपको डेटा, मैंने जैसे आपको बताया स्मार्ट मीटर्स की एग्जांपल दी थी, तो वो अगर आपका मिलियंस में डेटा प्रोड्यूस करे हर 15 मिनट बाद, तो क्या आपका डेटा वेयर हाउस उसको हैंडल कर सकेगा? और वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है डेटा, कभी भी नहीं कर सकेगा। उसके ऊपर आप कितने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाओगे? वो आपका पीसीज जो है, जो क्लस्टर बना हुआ है, जो आपकी डीबीएमएस है, वो तो वहीं पे सारी खत्म हो जाएगी। वो फिर हम इतना ये डेटा कह को, सकते हैं कि डाटा पे डिपेंड करता है कि हमने वेयर हाँ हाउसिंग पे जाना है या क्लाउड पे जाना है। एग्जैक्टली। और आजकल सारे क्लाउड पे जा रहे हैं, आहिस्ता 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 हर चीज़ क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे थोड़ा स्लो है सिस्टम इस चीज़ में। यूएमटी के तो दो है ना, एक इनका क्लाउड पे भी है सिस्टम, इनका खुद का डेटा सेंटर भी है। लेकिन डेटा सेंटर का मैम ये नुकसान है कि आपको जितनी मेमोरी चाहिए उससे ज्यादा आप उसकी अरेंज की होती है आपने, मेमोरी ज़ाया हो रही होती है, स्टोरेज। तो बेहतर नहीं आप क्लाउड पे शिफ्ट हो जाओ, ये सही नहीं है ज़्यादा, कि आपको हार्डवेयर पे ज़्यादा परचेज नहीं करनी पड़ेगी और सारे का सारा डेटा। इनके पास पैसे ज्यादा आए होते हैं। मैम क्लाउड पे सिक्योरिटीज के इश्यूज आते हैं। हाँ, सिक्योरिटी के इशू होते हैं, स्पेशली जो आपकी IoT डिवाइसेस होती हैं वो तो बिल्कुल सिक्योर नहीं होती, बिकॉज उनकी इतनी वो छोटी होती है, उनकी बैटरी बहुत कम होती है कि उसके ऊपर आप कोई सिक्योरिटी के लिए ना हैवी एल्गोरिदम नहीं लगा सकते। बट अगर आप IoT आगे पढ़ोगे सब्जेक्ट, तो उसके अंदर पर आपको पता चलेगा कि उन्होंने सिक्योरिटी के लिए भी इसके ना छोटे छोटे से हल्के फुल्के से एल्गोरिदम डिज़ाइन करने शुरू किए हुए हैं। जैसे कि जी प्राइवेट आजकल तो प्राइवेट क्लाउड का भी है सिस्टम, तो सिक्योरिटी इशू कम हो गए। यस, वो तो सारी बातें आहिस्ता 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 हर चीज़
वो कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर आपको पेपर्स वगैरह कुछ दे दूंगी पढ़ने के लिए, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगी कुछ चीज़ें कि सिक्योरिटी किस तरह से हो रही है, लेकिन वो ज़्यादातर पेपर्स जो हैं वो IIT से रिलेटेड होंगे। मैम प्राइवेट क्लाउड भी एक किस्म का एक डाटा वेयर हाउस ही होता है, आपने अपने एक लोकेशन के ऊपर आपने अपना क्लाउड बनाया होता है। ये दोनों भी में सही है फर्क वैसे। नहीं होता। हाँ, ये भी ठीक होता है। बट मैम अभी तक जो हदूप सिक्योर है क्योंकि ये लिनक्स बेस है, अभी तक इसमें कोई इशू नहीं आया, सिक्योरिटी बेस इशू नहीं आया हुआ अभी तक। अभी आगे क्योंकि हम सारे ये डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे। यस मैम। अच्छा जी। असल में जो फास्ट है ना, जहाँ मैं पढ़ी थी उधर उन्होंने हदूप का क्लस्टर बनाया हुआ है, एक पूरी लैब है इसके ऊपर। वहाँ के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया था एज अ प्रोजेक्ट, MS के स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने हदूप का क्लस्टर बनाया था। और क्योंकि वहाँ पे बच्चे बैठे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो कुछ बहुत सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में डेवलपमेंट वाले बच्चे थे जिन्होंने काम भी काफ़ी किया था, उनको एक्सपीरियंस था। उन्होंने फिर हदूप का क्लस्टर बना के एक लाइब्रेरी लैब जो थी वो इंस्टॉल कर दी थी उधर। तो अब जो भी हदूप रिलेटेड काम होता है सारे जाके उसी पीसीस को एक्सेस करते हैं। मैम ये जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं हमारे, हम्म, ये इनका जो डाटा होता है ये भी क्लाउड पे होता है या हदूप पे? मुझे UMT का नहीं पता, बट जो आपकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो रखती हैं, क्लाउड पे रखती हैं। UMT का मुझे आइडिया नहीं है बच्चों। मैम आज के लिए बहुत है। बच्चे आर्किटेक्चर पढ़ना था, चलें ठीक है। मैम और ये ये क्रैश क्यों हो जाते हैं जब ज्यादा यूजर आते हैं? फास्ट का बच्चे, फ्लेक्स भी है, हाँ वो भी हो UMT जाता जैसा है। बेकार ही है। हाँ वो भी सर्वर्स उनके उन्होंने इतने नहीं लगाए, उन्होंने क्लाउड वगैरह से कोई नहीं लिंक किया हुआ उसको। सर्वर्स हैं उनके पास 2 के 3 सर्वर्स ही है मेरे ख्याल से, ये मुझे तो लगता है शायद एक ही है। तो जब भी आप फ्लेक्स पे रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो वो फ्लेक्स ख़त्म हुआ था उस टाइम, चल ही नहीं रहा था वो। अगर आपके कस्टमर्स यानी आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो उनको इस लिहाज से सर्वर ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि प्रोसेसिंग स्पीड अप हो सके, बट नहीं करते, हम क्या कर सकते हैं। पैसे इतने ले लेते हैं मैम, कमाते इतना ज्यादा, लगाते कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब्बास, अब्दुल वाजिद, यस मैम। अबू बकर, यस मैम। अली हमजा भी, अली हमजा भी है। अच्छा जी, अवैस अली, हम्बल, हम्बल हम्बल, हमजा, हमजा अली, यस मैम, सॉरी। हसन, प्रेजेंट मैम। हुनैद, प्रेजेंट मैम। मोहसिन, मुबशर, अच्छा जी मोहसिन प्रेजेंट है, मुबशर, मोहम्मद मुअज्जम रशीद, यस मैम। मोहम्मद अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, मोहम्मद असफर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल हबशी, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद बिलाल इसरार, इतने बिलाल हैं क्लास में आप लोगों के। मोहम्मद बिलाल इसरार, ठीक है जी। मोहम्मद हमजा असलम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हूद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद इर्जम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जुनेद, जुनेद, मुज्तबा, मुज्तबा, सादुल्ला, साद, प्रेजेंट। शाहिद, प्रेजेंट। शाहिद, प्रेजेंट शाहिद सुल प्रेजेंट मैम, अच्छा सादुल्लाह ठीक नहीं। है। मोहम्मद शाहरुख, शाहरुख, प्रेजेंट। उमर प्रेजेंट। फारूक,
Present. तौसीफ, Present, ma'am. मुनीब, मुनीब, उसामा, Present, ma'am. राना मोहम्मद जुनेद, जुनेद, साउद, Yes, ma'am. सुफियान, Yes. आकिब, इकबाल, सैयद मुज्तबा, Yes, ma'am. वलीद, वलीद, Present, ma'am. वकार, वसाम क्या मैम वसाम गौहर प्रेजेंट मैम। वसाम, ठीक है। जैन, Present, ma'am. जुहेब, जुहेब, हम जी लीव जी कर सकते हैं। जी जी बच्चों, मैम ये राना जुनैद की लगा देना। मैम खंबल की पैदल लगा दे। ठहरे ठहरे बच्चों, मैं ना अभी जो जो एब्सेंट है ना, मैं उनके नाम बोलती हूँ, आप मुझे फिर बताते जाना। जुहेब एब्सेंट है, सैयद इकबाल हुसैन एब्सेंट है, इकबाल वाज प्रेजेंट, उसकी ना लाइट चली गई है। ठीक है। सैयद आकिब एब्सेंट, जुनेद इज प्रेजेंट, मोहम्मद सादुल्ला एब्सेंट, मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी एब्सेंट, मोहम्मद जुनेद शाहिद, जुनेद शाहिद, ये तो जुनेद राना है ना। मोहम्मद अब्दुल रहमान, मुबश्शिर, हम्बल भी प्रेजेंट है, Yes, ma'am. Present. अवैस, मैम जो एपीएम्स भी प्रेजेंट है। अच्छा जी अवैस भी मेरा नहीं है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। अवैस भी नहीं है प्रेजेंट, राइट। मैम मुश्तबा की भी लगा दें। मुज्तबा, मुज्तबा कहाँ मोहम्मद पर है? मुश्तबा। मैम मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी। जो भी बात कर रहे थे मुज्तबा ही थे। नो मैम, उसका मुझे मैसेज आया है अभी। नहीं उसके बच्चे पास प्रेजेंट तो इंटरनेट का तेज है। एटलीस्ट, फिर बाकी सबकी मुझे प्रेजेंट मार्क करनी पड़ेगी अभी। मैम आप पार्टिसिपेंट लिस्ट से का रिकॉर्ड रख लिया करें ताकि कोई हाँ जी, मैं डिस्कनेक्ट हो। साथ साथ वही देख रही होती हूँ, जो जो मेरी नज़र से गुजर जाता है वो तो चले ठीक है, लेकिन जो नहीं फिर। लास्ट टाइम वो एब्सेंट इसी वजह से हो गई थी, वो एक बाद में प्रेजेंट के टाइम अटेंडेंस के टाइम था वो इनएक्टिव हो गया था तो एब्सेंट लग गई। ठीक, चलिए ठीक है, मैं शुरू में देख लिया करूँगी साथ एक दफ़ा ना। ओके जी स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।